All set to go. Good morning, sir. Sarvesh. पुष्पेंद्र डन सर. ओके, आवाज आ रही है. Finally, I can start the session. Okay. ओस्टोग्राफी में क्या किया था हम लोगों ने? फैक्टर्स, आई थिंक ओशियन करंट, ओशियन करंट, ओशियन करंट की परिभाषा की गई, महत्व बताया गया और फैक्टर्स कंट्रोलिंग ओशियन करंट करवाया गया था, जिसमें कोरियोलिस फोर्स और एकमैन्स स्पाइरल लॉ लिखवाया गया है, लेकिन एक्सप्लेन शायद नहीं किया गया था. तो ये कोरियोलिस क्या है और ओशियन करंट को कैसे प्रभावित करेगा, इसके विषय में एक छोटा सा डिस्कशन करना है. कोरियोलिस बल को समझने के लिए, कोरियोलिस बल हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में बहुत डिटेल से समझते हैं, लेकिन आज भी समझने का कोशिश करते हैं और बिना फिजिक्स और साइंस को इन्वॉल्व किए इसको समझा जा सकता है. मैंने आपको नोट्स में लिखवाया कि कोरियोलिस एक छद्म बल है. छद्म बल का मतलब एक सूडो फोर्स है, वो एक एपरेंट फोर्स है, वो एक भ्रामक बल है. कोई वास्तविक बल नहीं है सूडोस, वो एक प्रभाव होता है. तो वो कैसे काम करता है और क्या है और क्यों इसको सूडो फोर्स कहते हैं, क्यों ये भ्रामक क्यों कहते हैं, कि भ्रम उत्पन्न करता है, वास्तविक बल नहीं है. जैसे आपने कोरियोलिस में बहुत लोगों को देखा होगा एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए, कि जब पवन चल रही है, कोरियोलिस उस पर काम करेगी तो पवन की दिशा दाहिनी तरफ हो जाती है, यानी पवन पे कोई बल कार्य कर रहा है जो पवन की दिशा को दाहिनी ओर मोड़ रहा है. ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा वास्तविक नहीं है, ये सत्य नहीं है. कोरियोलिस कैसे काम करती है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. आप एक डिस्क लो, एक तश्तरी लो, बड़ा सा डिस्क होता है ना, उसके सेंटर में आप खड़े हो जाओ. अब डिस्क के किनारे कोई मार्क होगा, तो आपके पास बॉल है, आप उस बॉल से उस मार्क को टारगेट करो, लक्ष्य करो और उस पर बॉल को उस पर फेंको. तो बॉल अपने दिशा में जाकर के उस टारगेट को हिट करेगी. तो बॉल में कोई डेविएशन नहीं हुआ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है. अब एक दूसरा केस लेते हैं. पहले केस में हमारा डिस्क स्टैटिक है, स्थैतिक है, और दूसरे केस में हमारा डिस्क इनसर्कल कर रहा है, घूम रहा है, वो रोटेट कर रहा है. वो तो मान लो कि डिस्क रोटेट कर रहा है, जैसे पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो रोटेशन से क्या प्रभाव होगा उस बॉल के दिशा के ऊपर में और कैसे वो डिफ्लेक्ट होगा, इसको समझना होता है. तो मान लो कि डिस्क के बीच में आप खड़े हो और आपने बॉल को लक्ष्य की ओर फेंका, तो बॉल उस लक्ष्य की ओर जा रही है, लेकिन जो लक्ष्य है, चूंकि डिस्क घूम रही है तो लक्ष्य ही घूमना शुरू कर रही है. बॉल अपने दिशा में जा रही है, लेकिन लक्ष्य उससे दूर होती चली जा रही है. तो बॉल उसका पीछा तो नहीं करेगी ना, बॉल तो अपने दिशा में, जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, जो उसका अपना जो डायरेक्शन है, जो उसका वेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग वो बॉल अपने दिशा में जा रही है. लेकिन वो जो मार्क है वो वहां से रोटेट करके उससे दूर होती चली जा रही है. तो ये भ्रम उत्पन्न होगा कि बॉल राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, बॉल का राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा भ्रम होगा. निरीक्षण करने पे ऐसा भ्रम होता है. सत्य क्या है कि कोई बल उस पवन पे, उस बॉल पे कार्य नहीं कर रही है और बॉल की दिशा को कोई पुश नहीं कर रहा है.
बॉल की दिशा को कोई परिवर्तित नहीं कर रहा है, बल्कि ये भ्रम हो रहा है क्योंकि मार्क वहां से अलग हट रहा है, मार्क वहां से दूसरी दिशा में जा रहा है रोटेशन के कारण। तो बॉल लगता है ऐसे राइट की तरफ जाएगा। अब इसमें देखो कि अगर ये डिस्क हम पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करेंगे, यानी राइट टू लेफ्ट अगर हम इसको रोटेट करते हैं, तो ये डेविएशन कैसे दिखेगा? लगेगा जैसे राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, दाहिनी ओर डिफ्लेक्शन हो रहा है। और यही डिस्क अगर हम बाईं ओर रोटेट करेंगे और डिस्क इधर जाएगा तो लगेगा जैसे कि बाईं ओर डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट कर रही है। इसलिए हम लोगों को ये भ्रम होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर डिफ्लेक्शन होता है। हम दक्षिणी गोलार्ध की भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस एग्जाम्पल को इसको समझने के लिए कोरियोलिस को एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब ताकि आपके अंदर में ये कोरियोलिस फोर्स का कम से कम जो इफेक्ट है या कैसे काम करता है ये अच्छी तरह से बस जाए। हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम लोग चलते हैं नॉर्थ पोल पे, हम और आप खड़े हैं, हाथ पकड़ के हम लोग खड़े हैं, नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं। तो जो हमारा इक्वेटर होगा वो हमारा पृथ्वी एक डिस्क की तरह घूम रही है आपके नीचे, और जो हमारा इक्वेटर होगा जो कि बल्जियोनिंग है वही डिस्क का किनारा बनेगा। और उसी किनारे पे हम एक मार्क बना लेते हैं, अफ्रीका को बना लेते हैं मार्क, है ना। अफ्रीका मान लो कि हमारा मार्क बन गया। वहां पर अफ्रीका में इक्वेटर पर एक झील है, उस झील का नाम विक्टोरिया है। तो उस विक्टोरिया झील में हम लोगों को बॉल फेंकना है। ऐसे इमेजिन करो कि विक्टोरिया में हम लोगों को बॉल फेंकना है। तो अगर विक्टोरिया में हम लोग बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल, अफ्रीका तो नीचे घूम रही है जो रोटेशन हो रहा है पृथ्वी का, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन हो रहा है, उसके कारण ये जो अफ्रीका है वो पृथ्वी घूमने के कारण वो बॉल अफ्रीका के उस लेक में न जा करके, अफ्रीका तो वहां से आगे निकल गई, अब ये बॉल जा करके हो सकता है कि सीधे अटलांटिक में गिरे या साउथ अमेरिका में जाकर के गिरे, क्योंकि रोटेशन के कारण अफ्रीका चला गया, ईस्ट की तरफ चला गया। लेकिन उस नीचे कौन आ गया? नीचे आ गया साउथ अमेरिका। और जब साउथ अमेरिका पे बॉल गिरेगी तो जो ऑब्जर्वर है, जो निरीक्षक है, वो हम आपने बॉल फेंका, हम आपके निरीक्षक थे, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे ये भ्रम उत्पन्न होगा कि हमारा बॉल हमने अफ्रीका फेंका था, लेकिन वो डेविएट करके बॉल चली गई है साउथ अमेरिका। अब इसका ये मतलब है कि उस बॉल के ऊपर में कोई फोर्स कार्य नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो भी गतिशील है, गतिमान है, उसके दिशा में परिवर्तन हो रहा है। और उसमें उसके जो दिशा है या उसका जो पाथ है, जो ट्रैवल पाथ है, उसमें डिवीजन निरंतर होते रहता है। और कई बार ये डिवीजन इतना ज्यादा होता है कि कई बार वो एक ऑलमोस्ट हाफ सर्कल बना सकता है या फुल सर्कल बना सकता है। इस तरह से कोरियोलिस कई बार चक्रवात को भी जन्म दे देता है। उसमें सिर्फ कोरियोलिस काम नहीं करेगा, चक्रवात में कई फैक्टर्स होंगे, लेकिन जो बॉल के दिशा में या पवन के दिशा में जो डेविएशन, कांस्टेंट डेविएशन जो हो रहा है, लगातार हो रहा है, उसका कारण कोरियोलिस अवश्य होगा। कितने लोगों ने अभी बहुत साधारण अर्थ में कोरियोलिस को समझा? क्या कोरियोलिस एक वास्तविक बल है? क्या पवन या समुद्री धारा या हमारे उदाहरण जैसा हमने बॉल कहा, बॉल पे क्या कोई फोर्स काम करती है, या सिर्फ रोटेशन के कारण ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है? ये आपको डिसाइड करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रभाव है, ये कोई वास्तविक बल नहीं है जो कि किसी पवन या किसी गतिशील या किसी संचरण पर कार्य करे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कोरियोलिस दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, फेरेल का नियम है, आपको लिखवाया गया कि फेरेल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर कोरियोलिस काम करती है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लो हम लोग खड़े हैं उत्तरी गोलार्ध में, हम लोग नॉर्थ पोल पे हम और आप खड़े थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में खड़े होते हैं। तो अगर मान लो कि हम उत्तरी गोलार्ध में खड़े थे तो हमारा इक्वेटर ऐसे होगा। अगर हम उधर दक्षिणी गोलार्ध में खड़े होंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ऐसे पीछे पलटना पड़ेगा ना इक्वेटर को देखने के लिए, यानी हमारा जो पोजीशन है वो रिवर्स हो रहा है। ये हमारा नॉर्थ पोल से पोजीशन था ऑब्जर्वेशन का, ये हमारा पोजीशन बन रहा है साउथ पोल से, उसी पॉइंट को देखने के लिए। लेक
विक्टोरिया को देखने के लिए नॉर्थ पोल से हम लोग ऐसे देख रहे हैं, लेकिन साउथ मान लो ऐसे ऐसे आगे जाकर के हम लोग साउथ पोल पे चले गए, साउथ पोल पे ये लोग खड़े हो गए। अब साउथ पोल से हम लोग को लेक विक्टोरिया को देखना है तो क्या करेंगे? ऐसे तो देखेंगे नहीं, गर्दन घुमा के देखेंगे नहीं इस तरह से। क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे पलटना पड़ेगा, यानी जो आपका पहले राइट था वो लेफ्ट होने वाला है और जो आपका लेफ्ट था वो आपका राइट हो चुका है, यानी जो निरीक्षक है उसका पोजीशन रिवर्स हो जाता है। और वास्तव में अगर देखोगे तो जो बॉल का डेविएशन है वो वहीं उसी तरह से हो रहा है जैसे पहले नॉर्थ पोल से हो रहा है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर विस्थापन और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विस्थापन। यह भी एक भ्रम मात्र है और ये वास्तविक नहीं है, ये भी भ्रामक है, ये भी सूडो इफेक्ट है, छद्म प्रभाव है। ये भी वास्तव में जो बॉल का डेविएशन होगा वो एक ही दिशा में होगा। जैसे आप देखो, आपने बॉल को नॉर्थ पोल से फेंका था लेक विक्टोरिया की तरफ और पृथ्वी रोटेट कर गई तो साउथ अमेरिका पे बॉल गिरी थी, राइट? तो हम लोगों को लगा कि ये राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, साउथ अमेरिका उसके इधर राइट आएगा नॉर्थ पोल से। अब हम लोग चलते हैं साउथ पोल पे। साउथ पोल पे हम लोग खड़े हो गए। अब साउथ पोल से हम लोगों ने बॉल को फेंका, फिर वही हमारा टारगेट है, लक्ष्य वही हमारा अफ्रीका का झील। तो हमने जब बॉल को फेंका लेक विक्टोरिया के अंदर कोशिश किया तो ये बॉल हमारी जा रही थी, पृथ्वी फिर रोटेट कैसे कर गई? फिर कर गई वही वैसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर, तो बॉल इधर जाकर के साउथ अमेरिका पे गिरी। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन करोगे कि लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ, है ना? मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ पा रहे होगे कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो चेंज कर रहा है, जो वास्तविक विस्थापन है वो तो वहीं हो रही है। इसको एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं। मान लो कि हम एक सर्कल बनाया हमने, ये हमारा है इक्वेटर का मार्ग। हमने बॉल को यहां पर फेंका, यहां से कोई संचरण या फिर हमने बॉल को फेंका, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। तो ये जो स्पॉट है ये अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो फिर बॉल यहीं पे आएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। और अगर पृथ्वी घूम रही है, जैसे पृथ्वी इधर से इधर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, तो ये जो यहां से बॉल फेंका आपने, तो ये प्लेस इधर खिसकना शुरू करेगा ना। तो ये ऐसा भ्रम होगा कि ये जा करके हमारा साउथ अमेरिका मान लो इस यहां पे था, ये हमारा साउथ अमेरिका था, तो ये बॉल साउथ अमेरिका जाकर के गिरी, जिसको कभी अफ्रीका के ऊपर में गिरना था, अफ्रीका के ऊपर में गिरना था, वो जाकर के साउथ अमेरिका में गिरी है। ऐसा भ्रम होता है। अब यहां से देखते हैं, ये हमारा साउथ पोल है। साउथ पोल से भी हमने बॉल को यहीं पे फेंकने का प्रयास किया और पृथ्वी चूंकि रोटेट कर रही है, वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर गई, ये पॉइंट इधर घूम गया, अफ्रीका इधर गया और यहीं पर साउथ अमेरिका आ गया। तो ये भ्रम कैसे होगा कि ये आकर के यहां ये बॉल इधर देखो गिर रही है साउथ अमेरिका के ऊपर में, और ये जो है ये डिफ्लेक्शन अगर हम यहां से देखेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये हमारा क्या होगा? राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये जो डिफ्लेक्शन है ये राइटवर्ड है R, और यहां से देखेंगे डिफ्लेक्शन ये है लेफ्टवर्ड L। और जबकि वास्तविक डिफ्लेक्शन क्या है कि बॉल इन बोथ केसेस इज ड्रॉपिंग ऑन साउथ अमेरिका। दोनों केस में ही बॉल जाके गिर रही है साउथ अमेरिका के ऊपर में, यानी एक्चुअल डिविएशन तो एक ही तरफ है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है और नीचे में जो दक्षिणी गोलार्ध है वो ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, और ऐसे दोनों उल्टा घूम रहा है, इसलिए राइटवर्ड लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन है, एक ही दिशा में घूम रहा है। अगर ऐसे दोनों उल्टा घूमेगा तो फिर तो एक दिन डब्बा खुल जाएगा, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो आपको ये समझना है कि कोरियोलिस एक भ्रामक बल है, कोई वास्तविक बल नहीं है, और जो फेरेल का नियम है वह भी एक भ्रामक कॉन्सेप्ट है। लेकिन भ्रामक कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन वो भी जो दिशा परिवर्तन की जो बात की जाती है ना कि लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड होगा, वो भी भ्रामक है, वो भी सूडो है, वो भी छद्म है। और उसमें सिर्फ यही हो रहा है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो रिवर्स हो रहा है, न कि एक्चुअली बॉल की दिशा या पवन की दिशा या कोई भी जो ओशन करंट की दिशा, उसमें कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की दिशा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या आपने इसको समझा? मुझे लिख करके बताओ कि आपके कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। बट सर बॉल थ्रो करने पर नॉर्थ पोल भी रोटेट कर रहा है। अरे बिल्कुल नहीं कर रहा है ना, उसको भी काउंट कर लो। नॉर्थ पोल पे
जो रोटेशन है पृथ्वी का वो सबसे अधिक कहाँ होगा? पृथ्वी का जो रोटेशन है वो सबसे अधिक होता है इक्वेटर के ऊपर में। एक स्टूडेंट लिखा कि नॉर्थ पोल भी तो रोटेट कर जाएगा, नॉर्थ पोल पे हम भी तो ऐसे घूम जाएंगे। ऐसा नहीं है। मान लो कि आप वहां से बॉल फेंक रहे हो, तो बॉल तो आप रिलीज कर चुके हो ना, बॉल आपने होल्ड तो नहीं किया हुआ है, तो बॉल आपने रिलीज कर दिया। अब बॉल पे सारा प्रभाव देखना है। और तुम मान लो ऐसे घूम भी जाओगे थोड़ा सा, मान लो तुम्हारे अंदर तुम घूम भी गए थोड़ा सा, लेकिन आप कम घूमोगे और जो विषुवत का जो भाग है वो ज्यादा घूमेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, रेडियस वहां पर बहुत ज्यादा है। सेंटर से अगर रेडियस कितना ज्यादा हो गया, तो रेडियस ज्यादा होगा तो वहां पे फिर वो जो रोटेशन का रेट होगा वो भी ज्यादा होगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप देख सकते हो कि जो कुम्हार के चाक का पहिया होता है, वो अगर उसको घुमा दोगे तो उसे किनारे पर सबसे ज्यादा गति आपको दिखेगी, क्योंकि उसका जो ट्रैवल डिस्टेंस है उस पॉइंट का बहुत ज्यादा है, ज्यादा दूर तय करना है उसको, समय वही है, टाइम वही दिया है। अब कुम्हार के चाक के बीच का जो सेंटर है वो देखोगे बहुत स्लोली घूमता है। तो जो रोटेशन का दर है ना, वो पोल पे रोटेशन मैंने जीरो नहीं कहा है, पोल पे जो रोटेशन का दर होगा और जो विषुवत के रोटेशन का दर होगा उसमें वृहत अंतर होता है। इसके कारण ये भ्रम उत्पन्न होता है। ये अच्छा प्रश्न था, मैंने इसका उत्तर दिया। ओके, अभिषेक यादव कह रहे हैं नहीं, अब ऐसे नहीं होता है। आप बार बार वीडियो खोल करके देखो, 5 बार आप देख सकते हो, और मुझे ड्रॉप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे 1 बार 2 बार वीडियो, आपके बिल्कुल समझ में आएगा। अब इसमें कोरियोलिस में एक प्रश्न और उठता है कि कोरियोलिस बल में ये जो डिवीजन हो रहा है, तो कोरियोलिस में एक प्रश्न आता है मेरे सामने और कई बार स्टूडेंट्स इसको पूछते हैं कि मान लो कि पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, और अगर बॉल कोई ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है और बॉल उसने इस दिशा में फेंका, या यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, बॉल इसने इस दिशा में फेंका, इक्वेटर की ओर नहीं फेंका, इस दिशा में फेंका, और पृथ्वी भी ऐसे ही घूम रही है, पृथ्वी भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो क्या अब बॉल में डेविएशन होगा? ये एक बड़ा प्रश्न आता है स्टूडेंट्स के मन में, जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसको एक्सप्लेन करना किसी सिंपल उदाहरण से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो समझोगे, क्योंकि जो पृथ्वी का रोटेशन है उसको आप लीनियर मानते हो, आप उसको एक रेखीय मानते हो, जो कि पृथ्वी का रोटेशन क्या है, वो 3 डायमेंशनल रोटेशन है ना। पृथ्वी तबीयत थोड़ी हमारी नासाज हो गई, सैटरडे संडे थोड़ा ऐसे ही निकल गया। ओके, टॉपिक पे आइए। आप देखो कि अब एक प्रश्न मैंने खुद ही उठाया है आपके सामने। आपके ऑफलाइन क्लासेज में मुझे एक क्वेश्चन बार बार आता था, तो मुझे लगा अभी आपको समझना बहुत जरूरी है इस पे भी, कि अगर बॉल को वेस्ट टू ईस्ट थ्रो किया जाए किसी भी गोलार्ध में, तब कोरियोलिस पर क्या प्रभाव होगा, कोरियोलिस प्रभाव कैसे काम करेगा। ये समझने के लिए आपको फिर से नॉर्थ पोल के ऊपर में चलना है मेरे साथ। हाथ पकड़िए, नॉर्थ पोल पे आप खड़े हैं। अब देखिए, अब जो आपका ग्लोब है, ये ग्लोब आपके नीचे में ऐसे घूम रहा है, पूरा ग्लोब घूम रहा है। आप ऐसे सर्कल घूमते हुए नहीं देखिए, रेखीय पूरा ग्लोब नीचे ऐसे घूम रहा है आपके। तो आप ऊपर खड़े हो, बॉल फेंकोगे तो नीचे घूमते हुए ग्लोब को देखो। अब मान लो कि आप 90 डिग्री पोल पे ना हो करके आप थोड़ा सा नीचे आओ, 80 डिग्री पे आओ, 80 डिग्री के पॉइंट पे आओ, तब भी आपके नीचे ग्लोब ऐसे ही घूम रहा है और सर्कल बना रहा है। आप इसको फील करो। आप मान लो कि 80 की जगह थोड़ा सा और नीचे आया 70, तब भी आपके नीचे ग्लोब ऐसे घूम रहा है। वो ग्लोब है ना, वो आप जहां भी खड़े रहोगे आपके उस पॉइंट के नीचे ग्लोब ऐसा पूरा 3 डायमेंशनल घूम रहा है। वो ऐसे नहीं घूम रहा है जैसे आप देखते हो, या जैसे ग्लोब आपका घूमता है वैसे नहीं घूमता है वो। आपको 3 डायमेंशनल पृथ्वी के रोटेशन को समझना होगा। इसको इमेजिनेशन में लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपको देखना होगा कि जिस पॉइंट पे आप खड़े होगे उसके नीचे पृथ्वी ऐसे 3 डायमेंशनल घूम रही होती है पूरी तरह से। 90 पे नीचे एक परफेक्ट सर्कल बनेगा,
80 डिग्री पे वो सर्कल थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, 60 डिग्री पे वो बिल्कुल सर्कल जैसा नहीं बना के घूमेगा। ऊपर में हो सकता है कि एक परफेक्ट सर्कल बने, लेकिन नीचे आने के बाद फिर डेविएशन बढ़ने लगता है। और मान लो कि आप 40 डिग्री पे खड़े हो, आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो, तो पूरा बढ़िया फर्स्ट जो इक्वेटर है पूरा सर्कल बनाएगी। अगर आप यहां पर आ गए तो पृथ्वी से घूम तो रही है, पृथ्वी घूम तो वैसे ही रही है, उसका दिशा चेंज नहीं हो रहा है, वो घूम वैसे ही रही है, फिक्स्ड है रोटेशन उसका। तो लेकिन वो जो सर्कल प्रभाव है, जो इस पॉइंट के नीचे जो सर्कल है वो यहां पर बनने लो, यहां पर फिर सर्कल बनेगा। और हर पॉइंट के नीचे कहीं ना कहीं वो एक डिस्क इफेक्ट क्रिएट होता ही होता है। जैसे मान लो यहां पर हम हैं, यहां पर है, तो ये पूरा ध्यान से देखिए, ये पूरा देखो डिस्क इफेक्ट है, यहां से लेकर के इधर पूरा ये डिस्क दिख रहा है। इस पॉइंट से लेंगे तो ये सारा, कहीं भी बॉल फेंकोगे तो देखो ये डिस्क इफेक्ट है ना, ये पूरा सर्कल आपका इक्वेटर ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप यहां पर आओगे, इस पॉइंट पे आओगे, तो यहां पर भी इस तरह से आपका डिस्क इफेक्ट आता है। देखो इस तरह से आएगा, थोड़ा ये डिस्टॉर्टेड हो गया। इस पॉइंट पे भी देखो पृथ्वी इस पॉइंट के नीचे भी ऐसे ही गोले की तरह घूम रही है। तो इसमें भी अगर बॉल इधर फेंकोगे तो डिस्क इधर घूम रहा है, इधर फेंकोगे बॉल तो भी डिस्क घूम रहा है, इधर फेंकोगे बॉल तब भी डिस्क घूम रहा है, इधर फेंकोगे तब भी ये डिस्क घूम रहा है, इधर फेंकोगे तब भी ये डिस्क घूम रहा है, इस तरह से। तो आप ये डिस्क को घूमते हुए हर पॉइंट के नीचे जब तक नहीं देखोगे, और किसी भी पॉइंट के नीचे, मान लो यहां पे हमने एक पॉइंट लिया, यहां पे हमने एक पॉइंट लिया, तो इसके नीचे भी पृथ्वी का जो रोटेशन है ना, वो कुछ इस तरह का डिस्क इफेक्ट क्रिएट करेगा। देखो ऐसे डिस्क इफेक्ट क्रिएट करता है, इस तरह का रोटेशन है पृथ्वी का, 3 डायमेंशनल रोटेशन है पृथ्वी का। और यहां पे ये देखो, यहां पे परफेक्ट सर्कल बन रहा है, 2 सर्कल तो परफेक्ट बनेगा। इसके बाद ये सब सर्कल सब डिस्टॉर्टेड होने लगता है। यहां देखो ये पूरा डिस्टॉर्टेड सर्कल बन रहा है, यहां पे पूरा डिस्क इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर डिस्क इफेक्ट आ रहा है। और यहां पे जाएंगे, इक्वेटर पे जाएंगे तो पूरा 100% डिस्क इफेक्ट है। यहां पे आने के बाद 2 सर्कल तक तो डिस्क इफेक्ट है, उसका तो डिस्टॉर्टेड हो जाता है फिर वो। अब इस पॉइंट से मान लो हम इस दिशा में बॉल फेंकें, या इस दिशा में फेंकें, या इस दिशा में फेंकें, कहीं भी आप बॉल फेंकोगे, किसी भी दिशा में संचरण होगा, तो डिस्क इफेक्ट वहां पर भी है। इसलिए वहां पर भी वही भ्रम उत्पन्न होगा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन का। ये आपको शायद समझ में आएगा अगर आप 1-2 बार वीडियो रिपीट करोगे, और आपके इमेजिनेटिव जीनियस में, आपके अंदर में वो रोटेशन का जो है ना, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट है तो ये रोटेशन हो रहा है, यहाँ पॉइंट है तो रोटेशन है यहाँ पे नीचे ऐसे हो रहा है। अब इसकी तुलना में 80 डिग्री की तुलना में यहाँ परफेक्ट रोटेशन नहीं है, लेकिन वही अर्थ को अगर यहाँ पे लेके जाकर देखोगे तो यहाँ पर डिस्क इफेक्ट यहाँ भी बनने लगता है, उसके नीचे भी बनने लगता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आओगे इक्वेटर की तरफ, वो डिस्क इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा। वो डिस्क इफेक्ट परफेक्ट रहेगा अगर आप नॉर्थ पोल पे रहोगे तो, है ना। और अगर मान लो आप 80 डिग्री पे हो, 60 डिग्री पे हो, आप 50 पे हो, और धीरे धीरे आप इक्वेटर के पास आते जा रहे हो, तो वो जो डिस्क इफेक्ट है, जो सर्कल बनने वाला इफेक्ट बार बार हम कह रहे हैं, वो इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो अगर इक्वेटर पे आप चले जाओगे या 5 डिग्री पे चले जाओगे तो डिस्क इफेक्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसके कारण वहां पर जो डिफ्लेक्शन है, जो सुडो फोर्स है कोरियोलिस का, वो भी नेग्लिजिबल हो जाता है और लगभग 0 हो जाता है। ओके, इसका मतलब रूल क्या है? हमारा रूल होगा कि ध्रुवों पर चूंकि डिस्क इफेक्ट परफेक्ट है और इक्वेटर बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बना रही है ध्रुवों के नीचे, और रोटेशन भी बिल्कुल परफेक्ट सर्कल में हो रहा है, तो वहां पर सबसे अधिक डेविएशन होगा। लेकिन जैसे जैसे हम जा रहे हैं इक्वेटर की तरफ, तो हमारा डिस्क इफेक्ट वो खत्म होते चला जाता है। और बिल्कुल अगर हम जो छोटा रोटेशन होगा ना, उसमें डिस्क इफेक्ट आएगा, लेकिन जो बड़ा लंबी डिस्टेंस का होगा, जो होगा सर्कुलेशन होगा, उसमें डिस्क इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास आते हैं तो डिस्क इफेक्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। वो जहां से कोई संचरण चलेगा, निकलेगी संचरण, उसके पास जो सर्कल बनने की जो हमने जो डेमो आपको दिया, वो इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमने बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया और डिस्क जैसे शब्दों का प्रयोग किया और सर्कल जैसे शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि नॉन साइंस वाले लोगों को ये पढ़ाना होता है।
और अगर चाहे इसको चाहा जाए तो पृथ्वी के कर्वेचर और साइन 90 के वैल्यू के बेसिस पे भी पढ़ाया जा सकता है कोरियोलिस को, लेकिन ज्योग्राफर्स को इसकी आवश्यकता नहीं है। आपकी आवश्यकता इतनी ही होती है कि आप इसको याद रखो कि उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ डिफ्लेक्ट होता है। हमारा ज्योग्राफर्स का इतना ही काम है। फिर भी मैंने प्रयास किया और एक और प्रयास लेते हैं, करते हैं, आपको एक छोटी सी बात और समझाने की कोशिश करते हैं कि कोरियोलिस विषुवत पर शून्य क्यों है। इसको आप देखो, मान लो कि आप पोल पे खड़े हो, नॉर्थ पोल पे खड़े हो मेरा हाथ पकड़ करके। अब आप आपने वहां से बॉल फेंका अफ्रीका के ऊपर में, तो बॉल जो अफ्रीका के ऊपर में गिर रही है उसका ट्रैवल डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। तो ये जो मार्क है अफ्रीका में हमने लगाया था लेक वाला, लेक विक्टोरिया का, तो लेक विक्टोरिया सबसे ज्यादा दूर चली जाएगी क्योंकि इसका ट्रैवल डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो ये बॉल अब जा रहा है और ये सबसे ज्यादा, तो डेविएशन सबसे अधिक दिखेगा पोल से। अगर कोई चीज संचरण होता है उसमें डेविएशन बहुत ज्यादा होता है। अब आप कल्पना करो कि नॉर्थ पोल की जगह आप 60 डिग्री से आपने बॉल फेंका तो अफ्रीका कम डेविएट होगा। अफ्रीका का जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपके बॉल से ईस्टवर्ड वो क्या है, वो कम होगा। और 40 से आप फेंकोगे तो और कम होगा, 20 से फेंकोगे तो और कम होगा। यानी कोरियोलिस प्रभाव नॉर्थ पोल पे सबसे ज्यादा था और जैसे जैसे आप अफ्रीका के इक्वेटर के क्लोज आ रहे हो वो कोरियोलिस डिफ्लेक्शन जो है वो घटते चला जा रहा है। अब मान लो कि आप 10 डिग्री पे आ गए तो एकदम से थोड़ा सा डिविएशन होगा, इतना ही अफ्रीका खिसा, बॉल गिर गई यहां पर आकर के। अब आप 5 डिग्री से करोगे तो एकदम बहुत मिनिमम डिफ्लेक्शन होगा। 0 डिग्री पे आ जाओगे तो बॉल फेंकने की जरूरत क्या है, टारगेट को वहीं पे नॉक कर दो, यानी वहां, और उसके साथ घूम लो तुम भी, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी इक्वेटर पे डिफ्लेक्शन, कोरियोलिस प्रभाव शून्य हो जाता है, लगभग शून्य हो जाता है साइंस की भाषा में। अब मुझे बताओ कितने लोग कुछ समझ पाए कोरियोलिस के विषय में। अभिषेक, अर्चना, जितेंद्र, आप लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया और बहुत खुशी की बात है कि आपने बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही अनसाइंटिफिक एग्जाम्पल से भी इसको समझा, क्योंकि जो नॉन साइंस के स्टूडेंट हैं उनको समझाने के लिए मुझे तो नहीं लगता है कि इससे अच्छी कोई विधि है। और एक और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो कई तरह से एक्सप्लेन होता है। क्या होता है कि मान लो हमने अभी क्या कहा कि पोल की तरफ कोरियोलिस प्रभाव ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा ना, संचरण का वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है। आप जितने तेज़ भागोगे आपको ठोकर लगेगी तो आप उतना ही तेज़ फेंके जाओगे, या क्या बोलते हैं उसको, यू विल बी थ्रोन अवे सबसे ज़्यादा। तो आप देखो कि भाग रहे हैं रैपिडली, भाग रहे हो और ठोकर मान लो लग गया तो यू विल बी थ्रोन अवे टू द मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा आप फेंके जाते हो ना। ये एक एग्जाम्पल है कि वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है। और इसमें एक बात और याद रखनी है कि मान लो कि हम इक्वेटर पे खड़े हैं, इक्वेटर पे मान लो हम लोग हैं, तो इक्वेटर पे पृथ्वी का सबसे बड़ा सर्कल बन रहा है। प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करो, इक्वेटर पे सबसे बड़ा सर्कल बन रहा है। अब हम लोग मान लो कि 10 डिग्री पे गए तो सर्कल जो लैटिट्यूड है वो छोटा हो जाएगा ना, छोटा हो गया। हम लोग ऊपर 20 डिग्री पे जाएंगे और छोटा हो गया, पृथ्वी ऊपर जाके तो पॉइंट बन जाना है इस लैटिट्यूड को, है ना। तो हम लोग इससे ऊपर जाएंगे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो जो हमारा सर्कल है इक्वेटर का, वो सारे लैटिट्यूड्स के सर्कल धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं और अंत में पोल पर एक पॉइंट शेष रह जाता है जिसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। अब देखो, मान लो कि किसी विंड को, कोई विंड अगर अंदर की तरफ उस पर चल रही है, इस सर्कल पे चल रही है, अब वो अगर बड़े सर्कल से छोटे सर्कल में इंटर करेगी तो उसका जो पाथ है, उसका जो ट्रैक है वो छोटा हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम वही है उसका, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा उसमें डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ही विंड ऊपर की तरफ पोल की तरफ जाता है तो उसमें एक्सेलरेशन आने लगता है। और एक्सेलरेशन क्यों आता है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो कोणीय संवेग है वो तो नियत है, लेकिन जो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यानी जिसको आर रेडियस कहते हो, रेडियस जो उसका है इनसर्कल करने का, घूमने का, वो रेडियस छोटा होता चला जाता है। तो इसके कारण क्या होगा? उसका वेलोसिटी बढ़ता चला जाता है, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो कोरियोलिस डिफ्लेक्शन भी बढ़ता चला जाता है। यानी पोल के ऊपर में वेलोसिटी बढ़ने के कारण और पृथ्वी के कर्वेचर के बढ़ने के कारण और लैटिट्यूड्स के सर्कल के लगातार छोटे होने के कारण जो डिफ्लेक्टिव फोर्सेस हैं, जो कोरियोलिस प्रभाव है, वो पोल की ओर अधिकतम मिलता है। अब ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, कई तरह से एक्सप्लेन किया सकता है कोरियोलिस को। खैर हम लोग बहुत टाइम स्पेंड कर दिए कोरियोलिस के चक्कर में। अब आते हैं और देखते हैं कि एकमैन्स स्पाइरल लॉ क्या है। और एकमैन्स स्पाइरल लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम के माध्यम से ही समझना होगा कि एकमैन का नियम कैसे लागू होता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा विंड है, ये हमारा विंड है, ये वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं विंड के अगर, और ये हमारा समुद्र तल है, इसको हमने सी लेवल मान लिया है, ये हमारा 0 समुद्र तल है, और ये विंड डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन है, पवन की दिशा है। अब एकमैन ने जो अपना नियम बनाया है वो कोरियोलिस प्रभाव के ऊपर में ही आश्रित है। उसी का एक कोरियोलिस का ही एक फंक्शन है, कोरियोलिस का ही एक प्रोडक्ट है, उत्पाद्य है, उसी नियम पर आधारित है ये। अब एकमैन में हम लोग देखते हैं कि एकमैन नियम के अनुसार जो समुद्री धाराएं होंगी, समुद्री धाराएं विंड डायरेक्शन से 45 डिग्री की कोणीय दिशा पर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यानी विंड डायरेक्शन से 45 डिग्री के कोणीय दिशा से वो बहती हैं। यानी अगर हम लोग देखें तो ये हमारा ओशियन करंट होगा, ओशियन करंट का लेयर 1 होगा ये। यानी ये जो एंगल बीच में बना है ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये हमारा इस तरह से विंड है। ये आप देखो, अब इसमें एकमैन नियम का जो पहला लाइन है उसको समझना है और सुनना है। एकमैन नियम के अनुसार समुद्री धाराओं की दिशा पवन के दिशा के समानांतर नहीं होती, बल्कि पवन के दिशा से 45 डिग्री डेविएशन पे होती है, डेविएशन एंगल पे होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस पर कोरियोलिस काम कर रहा है। जैसे मान लो कि ये पवन की दिशा है, तो जब पवन चलती है तो समुद्र के सतह पर फ्रिक्शनल ड्रैग उत्पन्न करेगी, और जब फ्रिक्शनल ड्रैग उत्पन्न करेगी तो वो जो जल का विस्थापन शुरू हुआ है, ये जल का विस्थापन पवन के समानांतर नहीं होगा, बल्कि पवन के दिशा के 45 डिग्री डेविएट करके, विचलित होकर के ये दूसरी दिशा में थोड़ी जाने लगती है। यानी अगर ये पवन की दिशा है तो समुद्री तरंगे इधर जाएंगी, समुद्री तरंगे इधर दूसरी दिशा में जाएंगी, पवन के समानांतर नहीं जाएंगी एकमैन नियम के अनुसार। ऐसा क्यों हो रहा है आपको बताते हैं कि पवन पहले उत्पन्न हुआ, और पवन से उत्पन्न होता है समुद्र की तरंग, राइट, समुद्र की धारा, है ना। जल में विस्थापन पवन के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो पवन में पहले ही कोरियोलिस और अपना सारा साइंस लग गया, इसमें अपना फिजिक्स लग गया इसका, और जो प्रेशर ग्रेडियंट है, जो भी है, कोरियोलिस है, जो भी नियम है पवन के चलने का, फ्रिक्शन है, सब लग करके पवन की दिशा स्थापित हुई है। आप ऐसे नहीं सोचोगे कि चूंकि समुद्री धाराएं भी 45 पे डेविएट हो रही है तो पवन क्यों नहीं हो रही है। पवन हो चुकी है, पवन का डेविएशन होकर के ये दिशा फिक्स हुई है ना। अब मान लो इसमें चाहते हो कि डेविएशन और हो जाए, तो ये कर लो, ये लो, अब ये कर लोगे तभी इससे अब 45 डिग्री पे धाराएं निकलेगी। यानी धाराएं पवन के दिशा के हमेशा
ऑलवेज 45 डिग्री एंगल पर संचरित होती हैं एकमैन नियम के अनुसार, क्योंकि पवन से उत्पन्न हुई धाराओं पर स्वतंत्र रूप से कोरियोलिस काम करेगा, तो अपना कोरियोलिस वहां से वो 45 डिग्री एंगल पे चलना शुरू कर देती है। ओके पवन तो उसका एक इनिशिएटिंग फोर्स है ना, तो ये, लेकिन ये तो समुद्री धारा तो इंडिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट जब संचरण शुरू होगा तो इस पे अलग से कोरियोलिस काम करेगा और 45 डिग्री पे डेविएट करेगा। अब आगे समझना है इसको कि जब समुद्र की, मान लो ये समुद्र की धारा 45 डिग्री एंगल पे चल दी और ये हमारा पवन है, ये हमारी समुद्री धारा है। अब तो ये समुद्री धारा जो चलेगी अपने नीचे के जल को भी विस्थापित शुरू करेगी, यानी नीचे का लेयर बनाएगी। अब नीचे का जो लेयर है वह भी राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इसको लेयर 1 ने लेयर 2 को जन्म दिया है, तो लेयर 2 भी राइटवर्ड डिफ्लेक्शन करेगा। लेकिन लेयर 2 45 डिग्री डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, 45 से कम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नीचे जाने के बाद फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी घट रही है, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी, तो कोरियोलिस का मान गहराई में जाने पर यानी L2 पर घट जाएगा। ओके, तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया? डिफ्लेक्शन घट गया। यानी अगर ये पवन ये अगर 45 डिग्री पे L1 का डिफ्लेक्शन हुआ था, तो L2 का डिफ्लेक्शन हो सकता है कि सिर्फ 20 डिग्री का हो। ओके, तो अगर हम पवन की तुलना करेंगे L2 से, पवन की दिशा की तुलना करेंगे L2 से, नीचे वाली धारा से करेंगे, तो ये 45 + 20 65 डिग्री डेविएट कर गया ना, ये 65 डिग्री डेविएट कर चुका है पवन की दिशा की तुलना में। और ऐसे अगर L3 की कल्पना करोगे तो वो भी थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन L3 में डिफ्लेक्शन L2 के डिफ्लेक्शन से फिर कम होगा। आप समझो इसको। और L4 का डिफ्लेक्शन फिर L3 की तुलना में कम होगा, लेकिन अंत में जो पवन से टोटल डिफ्लेक्शन है L1, L2, L3, L4 का, वो लगभग 90 डिग्री हो जाता है। यानी पवन अगर इधर जा रही है तो हमारा L1, L2, L3 और L4, अब L4 90 डिग्री एंगल पे होगा पवन की दिशा का, विंड डायरेक्शन का। और कई बार जो L4 होता है, अगर L5 बनाओगे तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, 90 से 120 डेविएशन, फिर 180 के डेविएशन पे भी चला जाता है, और 180 के बाद भी इधर डेविएशन एंगल बन सकता है। डिपेंड करता है कि पवन का वेलोसिटी कितना है और कितने लेयर्स का निर्माण हो रहा है समुद्र की धारा के अंदर। यानी समुद्र की धाराएं किसी लंबवत प्रकोष्ठ की तरह नहीं बह रही हैं, लंबवत प्रकोष्ठ की तरह नहीं बहती है समुद्र की धाराएं, बल्कि इनमें बैंड्स होता है, इनमें लेयर्स होता है। ये लगभग लैमिनार फ्लोज की तरह चलती हैं, जिसमें प्रत्येक लेयर का डेंसिटी अलग होगा और उसकी गति दिशा अलग होती है, उसके नीचे भी गति दिशा डेंसिटी अलग होगी, उसके नीचे भी। तो L1, L2, L3, L4 इस तरह से कई संस्तर बनते हैं समुद्री धाराओं में। यानी समुद्री धाराएं एक कॉलम ऑफ वाटर का मूवमेंट ना हो करके उसमें कई लेयर्स बन जाते हैं, और हर लेयर अलग दिशा में है। ये लेयर अगर इस दिशा में 45 डिग्री एंगल पे है, तो ये पवन से 65 डिग्री एंगल पे है, तो ये 90 डिग्री एंगल पे है, ये हो सकता है 180 डिग्री एंगल पे इधर धारा निकल गई हो। यानी ऊपर से नीचे जाओगे तो सारे लेयर्स अलग अलग ऐसे स्पाइरल की तरह है। स्पाइरल यानी जैसे एक ऐसे निकला, दूसरा ऐसे सर्कल बना रहा है, तीसरा ऐसे बना रहा है, डिवीजन कर्वेचर बना रहा है, सर्कल नहीं कर्वेचर बना रहा है, तो सबका अलग अलग कर्वेचर दिखेगा तुमको। यानी समुद्री धाराएं इस तरह से स्पाइरल की तरह रहती हैं, स्पाइरल की तरह रहती है। तो एकमैन से स्पाइरल नियम यही है कि पवन दिशा के 45 डिग्री एंगल पे L1 का फ्लो होगा, ऊपरी संसर का फ्लो होगा समुद्री धारा के, जबकि निचले संसर का फ्लो पवन की दिशा के लगभग 90 डिग्री हो जाता है, और कई बार ये 180 डिग्री तक भी हो जाता है। यानी अगर ये पवन की दिशा है तो यहाँ बिल्कुल पीछे में इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे अगर डायरेक्शन हम देखेंगे तो ये मान लो ये इस तरह से, ये हमने आपको दिखाया ना, ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा, इस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे इस, तो यहां से देखोगे, रुको एक मिनट, जस्ट ए मिनट, ये 45 डिग्री एंगल वाला था, तो ये इस तरह से मान लो कि हम डॉट्स में ही दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये पहला L1 हमारा यही है। अब यहां से हम लोग लेंगे तो ये L2 है,
ये हमारा L2 है। अब यहां से लेंगे तो ये हमारा L3 है, और इधर से अगर और ऐसे ले लेंगे तो ये हमारा परफेक्ट, ये देखो ये हमारा L4 है, जो कि लगभग 90 डिग्री हो गया है पवन के। अगर ये हम इसको 45 डिग्री ले लें तो ये हम लोग अगर 45 डिग्री ले लेते हैं, ये 45 अगर लेंगे तो ये जो पवन दिशा से आपको मेज़र करना है, तो ये हमारा हो सकता है कि 70 हो जाए या 60 हो जाए, तो ये हमारा हो सकता है 80 डिग्री एंगल पे हो जाए, तो ये हमारा पवन से 90 डिग्री। और यहाँ से आप देखो, इस भाग से सारा पानी इस दिशा में जा रहा है, इस भाग से सारा पानी इस दिशा में जा रहा है इधर से, और ये हमारा समुद्री धारा बन रहा है। तो हमारा जो समुद्री धारा अगर बनेगा तो इसमें देखो कैसे लेयर्स डेवलप हो रहा है ये, यानी एक इधर लेयर है तो उसके नीचे दूसरा लेयर है, फिर उसके नीचे तीसरा लेयर है, फिर उसके नीचे चौथा लेयर है, यानी पूरी समुद्री धारा इस तरह से बह रही है, उसमें लेयर्स का स्पाइरल बना हुआ है बिल्कुल। तो ये एकमैन से स्पाइरल लॉ है। इसमें एकमैन पंपिंग भी समझना है कि विंड डायरेक्शन के लेफ्ट वर्ड, ये जो लेफ्ट है, विंड डायरेक्शन से लेफ्ट वर्ड, यहां पर नीचे से जल का, शीत जल का उद्वेलन होते रहता है। क्यों होगा? क्योंकि यहां से देखो, इस क्षेत्र से जल को लगातार ये धाराएं ले जा रही हैं अपने दिशा में। तो यहां से चूंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, जल का क्षैतिज यहां से निकल रहा है, तो नीचे से गहराई से और गहराई से ये ठंडा जल भी इधर समानांतर भी आएगा, दोनों तरफ से आएगा। ये एक जल का ऊपर की ओर संचरण, ऊर्ध्व संचरण, वर्टिकल संचरण कायम हो जाता है। और यहीं पर ये जो संचरण है, यहां पर ठंडा जल नीचे से निकलने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं कोल्ड अपवेलिंग जोन। और ये हमारा हो रहा है एकमैन पंपिंग। ये जो क्रिया ऊपर की ओर है, जो वर्टिकल करंट्स बन रहा है, यही कहलाएगा एकमैन पंपिंग। ये एकमैन पंपिंग है, ये कोल्ड अपवेलिंग जोन है, ये हमारा ओशियन करंट है, ओशियन करंट है, जिसको हमने L1 नाम दिया है। ये हमारा L2, L3, L4। अब ये पूरा एकमैन से स्पाइरल का निर्माण हो रहा है। तो ये जो हमारा बन रहा है, यही है एकमैन्स स्पाइरल लॉ। एकमैन से स्पाइरल यही बन रहा है। अब इस पूरे परिघटना को आप देखो और ड्रॉ करो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर हमसे पूछो। हम आपको 30-40 सेकेंड्स का एक छोटा सा टाइम पीरियड देते हैं, जिसमें आप इस पूरे परिघटना का एनालिसिस करो और मुझे बताओ। अब ये पूछ रहा है, सर खाड़ी क्या होता है? बे ऑफ बंगाल। पढ़ा रहे हैं एकमैन्स लॉ, पूछ रहे हो खाड़ी क्या है? कई शब्द होते हैं, क्रीक, बैक वाटर, गल्फ, बे, बाइट। जिसका सबसे ज्यादा मुंह खुला होगा वो बाइट। इसी सीक्वेंस में आप समझो।
मैंने आप लोगों से पूछा कि एकमैन से स्पाइरल लॉ समझ में आया कि नहीं, एकमैन पंपिंग समझे या नहीं, कोल्ड अपवेलिंग जोन समझ में आया कि नहीं। इसका उत्तर देने के बजाय कोई पूछ रहा है कि खाड़ी क्या होता है, तो कोई पूछ रहा है ग्रेविटी कैसे होगा। तो ये क्या हो रहा है? जो आपको पढ़ाया उस पर तो पहले उत्तर दो कि हमारे किसी न किसी डिस्कशन और क्लास में आपके सारे उत्तर मिलते रहेंगे। सर, वाटर की उत्पत्ति कैसे हुई? जल कैसे आया समुद्र में? अभिषेक, तुम कहाँ से क्या क्या पूछ रहे हो? जल की उत्पत्ति कैसे हुई आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी के पहले क्लास में पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ आपको जल की उत्पत्ति पर बात करना है। मोहित का है, तिवारी जी कह रहे हैं कि सर पंपिंग बता दीजिए। वेद प्रकाश समझ में आ गया। कोल्ड अपवेलिंग जोन बता दीजिए। कोल्ड अपवेलिंग जोन के कई कारण हैं, लेकिन उसका एक कारण एकमैन पंपिंग होता है। अब एकमैन पंपिंग को अभी कॉन्सेंट्रेट करके समझो, बाकी जो सारे सवाल हैं ये धीरे धीरे करके अपने आप ही सॉल्व होते रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना होता है। दिलीप आ गया समझ में, डायग्राम भी बन गया। एक बार वर्ड रिपीट कर दो। देखो, एक बार और बता देते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आने वाले समय में प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। एकमैन से स्पाइरल लॉ से ही पूछा जाएगा। एकमैन स्पाइरल लॉ के अनुसार जो विंड डायरेक्शन है उससे ओशियन करंट 45 डिग्री राइटवर्ड चलेगा उत्तरी गोलार्ध में और लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट होगा दक्षिणी गोलार्ध में। अब इसमें ये समझना है कि जो ओशियन करंट है उसके कई संस्तर होते हैं। जो ऊपरी संस्तर है वो 45 डिग्री पे पवन दिशा के 45 पे डिफ्लेक्ट होगा। तो जो नीचे के संस्तर हैं वो पवन दिशा से देखोगे तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि जो L2 है उसका निर्माण कौन कर रहा है? उसका निर्माण L1 कर रहा है। ऊपरी संस्तर के मूवमेंट के कारण नीचे के संस्तर का निर्माण होता है यानी जो L1 का फ्रिक्शनल ड्रैग है वो L2 को जन्म दे रहा है। तो L2 का जब जन्म होगा तो L2 L1 की तुलना में राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन 45 डिग्री पर ना होकर के कम होगा, 30 डिग्री पे होगा। अगर आप देखोगे तो डिफ्लेक्शन L2 पर कम हुआ है L1 की तुलना में। कम हुआ, क्यों कम हुआ? उसमें L1 में तो 45 हुआ, L2 में 30 ही हुआ डिफ्लेक्शन, 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि L2 में एक कारण है कि वेलोसिटी कम हो गया, दूसरा कि नीचे जाने पे गहराई में फ्रिक्शन बढ़ते चला जाता है तो अगर फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन कम होगा उसके अंदर में। लेकिन अगर L2 को हम तुलना करके देखेंगे कि वो विंड डायरेक्शन से कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, तो विंड डायरेक्शन से देखेंगे फिर तो वो L1 की तुलना में ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि 45 डिग्री तो L1 हुआ, उसके बाद 20-30 डिग्री का उसका डिफ्लेक्शन हुआ, तो वो तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। इसी तरह से हम लोग देखेंगे L3, L4 जो नीचे के लेयर्स बन रहे हैं, ये सारे लेयर्स
पवन की दिशा की तुलना में इसका डेविएशन एंगल सबका बढ़ता चला जाता है। ओके, लेकिन अगर हम L1 की तुलना में देखेंगे तो सबका डेविएशन नीचे की ओर घट रहा है, क्योंकि विंड डायरेक्शन के से अगर हम देखते हैं तो टोटल जो एग्रीगेट है, जो योगफल है डेविएशन का, वो L4 पे देख रहे हैं कि टोटल डेविएशन कितना हुआ। तो टोटल तो ज़्यादा हो ही जाएगा, लेकिन अगर L4 L3 की तुलना करेंगे तो देखो सिर्फ 10 डिग्री का डेविएशन शो कर रहा है। यही आपको समझना होता है। बुक्स में और इंटरनेट पे ये चीज़ें गलत भी दी हुई हैं, क्योंकि उसमें आपको लगेगा कि L1 L2 में जो डिफ्लेक्शन है वो L2 का डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, तो वो L1 से पीछे है। नहीं, वो L1 से राइट ही है, और राइट और दूर है उससे। ऐसा नहीं होता है कि L1 के पीछे रह गया, नीचे रह गया वो। L1 से L2 ज़्यादा डिफ्लेक्शन कर रहा है विंड डायरेक्शन की तुलना में, यानी ऑलवेज L1 से L2 उसके राइट रहेगा, L3 L2 के राइट रहेगा, L4 L3 के राइट रहेगा। इस तरह से समझना है आपको। कोई भी नीचे का करंट अपने ऊपरी करंट के लेफ्ट नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कई इंटरनेट पे और किताबों में ये भ्रामक दशा उत्पन्न की गई है, वो सब गलत है, आप सही कर रहे हो, ध्यान रखना। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी आपको समझाया था कि हम लोग सही हैं और किताबों में किसी कारणवश त्रुटियां आ गई हैं। तो एक बार अगर किसी अच्छे किताब में कोई त्रुटि आती है तो इंटरनेट से लेके हर जगह वो किताब रेफरेंस बुक बन जाता है ना, तो सब जगह वही फैल जाता है। तो ये आपको समझना है। दूसरा, मैंने एकमैन पंपिंग दर्शाया, तो आप देख सकते हो इसमें कि जो L1 L2 L3 L4 जो संस्तर हैं समुद्री धाराओं के, ये धाराएं पानी को कहाँ से खींच रही हैं। तो विंड का जो हमने वर्टिकल एक्सिस दिखाया, उस एक्सिस के पीछे से सारा पानी निकल करके इन धाराओं को फीड कर रहा है, इन धाराओं में सप्लाई कर रहा है, आपूर्ति कर रहा है जल का। तो जहाँ से वो पानी क्षैतिज रूप से हट रहा है, जहाँ से पानी को हटा रही है ये धाराएं, वहाँ पर जो एरिया है, वहाँ पर जो पानी है उसका वर्टिकल कॉम्पनसेशन, लंबवत क्षतिपूर्ति होना चाहिए। कुछ क्षैतिज भी होगा, दूर से आएगा पानी, लेकिन गहरे जल से ठंडे जल का अपवर्ड कॉम्पनसेशन हो रहा है, वहाँ पर ऊपर की ओर क्षतिपूर्ति हो रहा है। तो आप देखोगे कि विंड डायरेक्शन के लेफ्ट में जो कोल्ड अपवेलिंग जोन है वो बनता है, वहाँ पर नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरह निकलते रहता है, निरंतर निकलते रहता है। तो ये कहलाता है कोल्ड अपवेलिंग जोन। तो आपको कोल्ड अपवेलिंग जोन और एकमैन पंपिंग क्या है, जो वर्टिकल अपलिफ्टमेंट हो रहा है ठंडे जल का, वो एकमैन पंपिंग है। नीचे से जो पंप से कैसे पानी ऊपर की तरह निकलता है, तो एकमैन ने इसको आइडेंटिफाई किया, इसलिए इसका नाम एकमैन पंपिंग रख दिया गया है। तो कोल्ड अपवेलिंग जोन, एकमैन पंपिंग, एकमैन से स्पाइरल, ये सब आपको समझना है समुद्री धाराओं के परिप्रेक्ष्य में। इसमें मैंने एक शब्द का और प्रयोग किया था, लैमिनार फ्लोज। तो ये जो लेयर्ड फ्लो है ना, ये जो लेयर की तरह इस तरह से फ्लो बनते जा रहा है, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है फ्लो का, ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है समुद्री धाराओं के फ्लो का, इसी को कहते हैं लैमिनार फ्लोज। लैमिनार फ्लोज फिजिक्स में भी है लैमिनार फ्लोज। लैमिनार फ्लोज में प्रत्येक संस्तर का जो डेंसिटी है वो, और जो उसका वेलोसिटी है, जो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, जो वाटर शीट का जो प्रॉपर्टीज है, शीट फ्लोज भी इसको कहते हैं। चादरी प्रवाह, अलग अलग लेयर्स में संस्तरीय प्रवाह। तो आपको याद रखना है कि समुद्री धाराएं कभी भी एक प्रकोष्ठ के रूप में नहीं बहती हैं, बल्कि उसमें कई संस्तरों का विकास हो जाता है, जो कि लेमिनार फ्लोज होता है। अब जहां पर भी एकमैन से स्पाइरल लॉ ज़्यादा प्रभावी होगा, वहां पर ये सबसे अधिक लेमिनार फ्लोज का निर्माण करता है। तो लेमिनार फ्लोज में सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है गल्फ स्ट्रीम का, और सार्गेसो सागर के आसपास में लेमिनार फ्लोज बहुत विकसित मिलता है नीचे में, और गल्फ स्ट्रीम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। गल्फ स्ट्रीम क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं।
और आपको इस एग्जाम्पल को याद रखना है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में आने लगें कि लेमिनार फ्लोज क्या है, और डेंसिटी करंट ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो लेमिनार फ्लोज भी पूछ सकता है। हो सकता है कि लैंगमूर सर्कुलेशन भी पूछा जाए, जो हम पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी आया नहीं है। एक एक करके सब आता है जो पढ़ाते हैं उसको। और क्या, और एकमैन पंपिंग और कोल्ड ऑफ वेलिंग जोन, ये सब प्रश्न भी, कोल्ड ऑफ वेलिंग जोन आ चुका है लेकिन अभी एकमैन पंपिंग और एकमैन से स्पाइरल लॉ नहीं आया है, लेकिन टाइम आ गया है कि आप इस पे प्रिपेयर करो, तो ये प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। और हमारी तबीयत आज थोड़ी अच्छी नहीं है और फीवरिश बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अभी हम थोड़ा बैठ भी गए थे, तो मुझे थोड़ा सा खांसी और सर्दी और फीवर का आ रहा है। तो आज हम क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और हमारा क्लास आज थोड़ा शुरू में भी डिस्टर्ब रह गया, और अभी हाफ एन आवर पहले हम आपसे लीव भी ले रहे हैं, लेकिन कल पूरी एनर्जी और ऊर्जा और ताकत के साथ लौटेंगे आपके पास। और कल ओशन करंट का वो पूरा चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, और पूरे फैक्टर्स के साथ साथ हम लोग पूरे सर्कुलेशन के मॉडल को समझेंगे। थैंक यू फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय।